नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मूलक के बारे में, रेडिकल के बारे में, और वहाँ आपने जाना था कि मूलक या रेडिकल जो होता है वह परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु के भांति कार्य करता है। और हम लोग यह भी पढ़े थे कि मूलक दो प्रकार के होते हैं, रेडिकल दो प्रकार के होते हैं, एक धन मूलक पॉजिटिव रेडिकल और दूसरा ऋण मूलक निगेटिव रेडिकल। और आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था, शायद आपने पूरा भी किया होगा। हमने कहा था कि जो भी प्रमुख मूलक है जो आपके पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध है उसको आप याद कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है शायद आप याद भी कर लिए होंगे। और उन मूलकों के द्वारा आज जो हम लोग काम करने जा रहे हैं कि रासायनिक यौगिकों केमिकल कंपाउंड्स के अणुसूत्र को कैसे प्राप्त करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे ज्ञात करेंगे, उसी पर आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का टॉपिक है मूलकों द्वारा रासायनिक यौगिकों का अणुसूत्र ज्ञात करना। तो आज हम लोग उन्हीं मूलकों के द्वारा, जिस मूलक को पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, उन्हीं मूलक के द्वारा आज रासायनिक यौगिकों का अणुसूत्र ज्ञात करेंगे। वैसे इन बातों को बहुत लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन चूंकि क्लास 10th में आगे जस्ट इसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरणों का संतुलन देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पर चर्चा होगी, इसलिए सूत्र को जानना जरूरी था। इसी कारण से इस मूलक के द्वारा हम लोग सूत्र बनाने का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का काम, और उसमें हम लोग देखते हैं कि किन किन बातों को ध्यान रखना है मूलक के द्वारा अणुसूत्र प्राप्त करने के लिए। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं पहले उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहली बात नंबर 1 यह होगा कि मूलकों द्वारा जितने भी अणुसूत्र ज्ञात होते हैं, एक चीज और आपको जान लेना जरूरी है कि जितने भी अणुसूत्र हैं जो मूलकों से तैयार होते हैं, मूलकों से प्राप्त होते हैं, तो उसमें क्या होता है, दो मूलक हमेशा रहता है, एक धन मूलक और दूसरा ऋण मूलक। तो और उसमें भी धन मूलक हमेशा शुरू में रहता है और ऋण मूलक बाद में रहता है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि रासायनिक यौगिक जो मूलकों द्वारा बने हुए हैं, जैसे आप उदाहरण के तौर पर आपने नाम सुना होगा सोडियम क्लोराइड का। ये सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है, और यह सोडियम क्लोराइड भी मूलक से बना हुआ है। इसमें सोडियम एक अलग मूलक है और क्लोराइड एक अलग मूलक है। तो आपको ध्यान देना है कि मूलकों द्वारा जितने भी यौगिक बनेंगे उसमें दो मूलक होगा, एक धन मूलक और दूसरा ऋण मूलक। और यह भी एक बात उसमें हम लोगों को ऐड करना है, जोड़ना है, कि धन मूलक हमेशा शुरू में रहेगा और ऋण मूलक बाद में रहेगा। तो मूलक के द्वारा जितने भी यौगिक बनते हैं उसमें शुरू में धन मूलक और बाद में ऋण मूलक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज शुरू करते हैं कि कैसे हम यौगिकों का अणुसूत्र लिखेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम सर्वप्रथम दिए गए यौगिक में दिए गए यौगिक में उपस्थित धन मूलक और ऋण मूलक को, धन मूलक और ऋण मूलक को उनके संकेत तथा संयोजकता संकेत तथा संयोजकता के साथ लिखा जाता है। संकेत तथा संयोजकता के साथ लिखा जाता है।
मतलब जितने भी मूलकों के द्वारा बनने वाले यौगिक हैं, अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए कि उसमें धन मूलक और ऋण मूलक दोनों होगा। तो सबसे पहले जो भी यौगिक आपको दिया जाएगा अनुसूत्र लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप धन मूलक को लिखिए, उसके नीचे में उसका संकेत लिखिए और संयोजकता लिखिए। फिर उसके बगल में ऋण मूलक लिखिए, उसका संकेत लिखिए और संयोजकता लिखिए। तो पहले चरण में, पहले स्टेज में हम लोगों को धन मूलक, उनके संकेत और संयोजकता, और फिर ऋण मूलक, उनके संकेत और संयोजकता को लिखा जाता है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, नंबर 2, मूलकों के बीच, मूलकों के बीच संयोजकताओं संयोजकताओं की परस्पर आदान प्रदान होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो दोनों मूलक आपने लिखा और उसके नीचे में जो संयोजकता लिखा, संकेत लिखा, तो दोनों मूलकों के बीच जो संयोजकता है उसका आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा। अर्थात धन मूलक की जो संयोजकता होगी उसको ऋण मूलक के पास लिखेंगे और ऋण मूलक की संयोजकता को धन मूलक के पास लिखेंगे। यही हुआ आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना। तीसरे चरण में मूलकों के संयोजकताओं को हमेशा, मूलकों के संयोजकताओं को हमेशा सरल अनुपात, हमेशा सरल अनुपात में लिखा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मूलक की संयोजकताएं, वैलेंसीज सिंपल फॉर्म में नहीं है, सरल अनुपात में नहीं है, तो आप उसको सरल अनुपात में पहले बदल दें। उसके बाद हम लोगों को उस यौगिक का अनुसूत्र ज्ञात हो जाता है। और ये जो 3 महत्वपूर्ण स्टेप है, इन स्टेप का अगर हम लोग ध्यान से पालन करेंगे तो इस प्रकार से हम लोगों को यौगिकों का अनुसूत्र ज्ञात हो जाता है। इसके साथ साथ और कुछ बातें हैं जो उदाहरण में क्लियर होगी, अभी जब हम लोग उदाहरण लेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। तो आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इन सभी बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे में देखते हैं कि कुछ ऐसे यौगिकों का नाम लिखते हैं, जो अनुसूत्र लिखते हैं, जो प्रतिदिन हम लोग प्रयोग में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं। वैसे यौगिकों का उदाहरण लेते हैं। जैसे नंबर 1, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आपने नाम खूब सुना होगा और कई बार इस तरह का प्रश्न भी आता है परीक्षा में कि निम्न में से कौन सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। तो सूत्र नाम सुन करके, हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, सूत्र नाम सुन करके ही बच्चों को केमिस्ट्री भारी लगने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मूलकों के द्वारा ये सूत्र ज्ञात किए जाते हैं तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है इस बात को कि सोडियम क्लोराइड का जब सूत्र लिखने कहा जाएगा तो सोडियम क्लोराइड में सीधी सी बात है, हमने पहले कह दिया कि सोडियम धन मूलक है और क्लोराइड ऋण मूलक है। मतलब जब भी मूलकों के द्वारा कोई यौगिक बनता है तो उसके शुरुआती भाग में
धन मूलक होता है और बाद वाले भाग में ऋण मूलक होता है। तो सोडियम क्लोराइड, जैसा कि कल आपने मूलक पढ़ा भी था, तो याद भी किए होंगे आप, तो आपको पता होगा कि सोडियम एक धन मूलक है और क्लोराइड ऋण मूलक है। तो जो सोडियम है और क्लोराइड है, तो सोडियम जो धन मूलक है उसके ठीक नीचे उसका संकेत और उसकी संयोजकता, वैलेंसी को हम लोग लिखेंगे। फिर क्लोराइड ऋण मूलक है, इसके नीचे इसका संकेत और इसके संयोजकता को लिखेंगे। आइए लिखते हैं। सोडियम आपने याद किया होगा, सोचिए क्या होगा इसका संकेत, Na, और संयोजकता हम लोग एक लिखे थे। क्लोराइड का संकेत Cl और इसकी भी संयोजकता एक होती है। तो इस तरह से हम लोग दोनों मूलकों के नीचे में उनके संकेत और उनके संयोजकताओं को लिख दिए। सोडियम का संकेत Na, संयोजकता एक, क्लोराइड का संकेत Cl, संयोजकता एक। अब दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरा स्टेप कहता है हम लोगों का कि मूलकों के बीच संयोजकताओं की परस्पर आदान प्रदान होती है, अदला बदली होती है। तो दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, संयोजकताओं को एक्सचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे। आइए देखिए, क्लोराइड की संयोजकता जो एक है वह दे देते हैं सोडियम को, और सोडियम की संयोजकता जो एक है वह चला गया क्लोराइड के पास। यही है अदला बदली, एक्सचेंज करना। और फिर इस तरह से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है सोडियम में एक और क्लोराइड में भी एक, अर्थात कह सकते हैं Na1Cl1। Na1Cl1, चूंकि आप यह भी जानते हैं कि गुणक के रूप में एक को लिखना आवश्यक नहीं होता है, वैसे आप लिखते भी हैं तो वह गलत नहीं है, लेकिन वहां जो एक है गुणक के रूप में, आप नहीं भी लिखें तो चलेगा। और सामान्य रूप से हम लोग इसी तरह से लिखते हैं कि कहीं एक अगर गुना के रूप में लिखना रहता है तो उसको हटा देते हैं, छोड़ देते, इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए यहां एक नहीं लिखेंगे तो हमें एक जो अनुसूत्र प्राप्त होगा सोडियम क्लोराइड का वह हो जाएगा NaCl। NaCl, तो यह सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया, अनुसूत्र हो गया NaCl। अभी कुछ और उदाहरणों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि दूसरा उदाहरण हम लोग ले रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर वही बात है कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो यौगिक है तो उसमें पहला भाग जो मैग्नीशियम है वह धन मूलक है और दूसरा भाग जो क्लोराइड है वह ऋण मूलक है। तो हम लोग मैग्नीशियम का संकेत लिखेंगे, उसकी संयोजकता लिखेंगे, फिर क्लोराइड का संकेत लिखेंगे और उसकी संयोजकता लिखेंगे। और आपको याद ही होगा मैग्नीशियम का संकेत Mg, संयोजकता 2, क्लोराइड का संकेत Cl, संयोजकता 1। अब इस तरह से फिर दूसरे स्टेप में आते हैं कि संयोजकताओं का परस्पर अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, Mg और Cl होगा। Cl का जो एक है वह आ जाएगा मैग्नीशियम के पास और मैग्नीशियम का जो 2 है वह चला जाएगा क्लोराइड के पास। इस तरह से हम लोगों को प्राप्त होगा Mg1Cl2, Mg1Cl2। लेकिन एक बात फिर यहां ध्यान देंगे कि 1 जो है, एक जो है वह गुणक के रूप में नहीं लिखा जाएगा, इसलिए हम लोग एक को अगर हटा करके लिखते हैं तो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला प्राप्त होता है वह हो जाता है MgCl2, MgCl2। इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम लोगों को प्राप्त हो जाता है MgCl2। यह मैग्नीशियम क्लोराइड एक रासायनिक यौगिक है और उसका सूत्र प्राप्त हो गया MgCl2। एक और उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि कल आपने पढ़ा था मूलक के रूप में
कैल्शियम सल्फेट को देखते हैं हम लोग। कैल्शियम सल्फेट, एकदम इस कैल्शियम सल्फेट में ध्यान रखना है कि कैल्शियम जो है वह कैल्शियम हमारा धनमूलक है, और जो सल्फेट है वह सल्फेट हमारा ऋण मूलक है। तो फिर दोनों मूलकों के संकेत और संयोजकताओं को बारी बारी से उसके नीचे लिखेंगे। तो कैल्शियम का संकेत हो गया Ca, और संयोजकता 2 होती है इसकी। सल्फेट का संकेत है SO4। यहां एक चीज ध्यान देना है कि सल्फेट का संकेत SO4, और हम लोग इसकी संयोजकता अगर यहां लिख दें 2, तो आप गौर से देखेंगे तो फिर हमारे पास एक कंफ्यूजन आ रहा है कि इसको तो SO4 42 पढ़ देंगे, 42 पढ़ देंगे। इसलिए यहां आपको ध्यान रखना है, अगर किसी मूलक के संकेत में 2 कम तत्व होंगे, 2 तत्व होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके संकेत को पहले छोटी कोष्ठ से घेर देंगे, संकेत को छोटी कोष्ठ से घेर देंगे, और तब उस कोष्ठ के बाहर में उसकी संयोजकता को लिखेंगे। अभी तक क्या था, जैसे कैल्शियम लिखे थे, कैल्शियम में एक ही तत्व है। आप ये नहीं समझेंगे कि लेटर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेटर तो सी और ए 2 लेटर यहां भी है, लेकिन तत्व एक ही है कैल्शियम। जैसे मैग्नीशियम है तो इसमें भी एक ही तत्व है मैग्नीशियम, लेटर 2 है एम और जी, लेकिन तत्व एक है मैग्नीशियम। लेकिन जब यहां सल्फेट में आते हैं तो सल्फेट में सल्फर और ऑक्सीजन 2 तत्व है। तो जिस मूलक के संकेत में 2 तत्व या 3 तत्व होंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके संकेत को पहले छोटी कोष्ठ से घेर देंगे, और तब उस कोष्ठ के बाहर में उसकी संयोजकता को लिखेंगे। और हमेशा ध्यान रखना है, जब भी अदला बदली होगी, एक्सचेंज होगा, तो केवल संयोजकताओं का एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगा। जो उसका संकेत है, जैसे संकेत में SO4 है, तो इस 4 की अदला बदली नहीं होगी, केवल संयोजकताओं की अदला बदली होगी। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कैल्शियम हो गया, कैल्शियम का Ca और सल्फेट का SO4। अब यहां क्या करना है हम लोगों को, तीसरा स्टेप देखिए, हम लोग यह भी लिखे हैं कि मूलकों की जो संयोजकताएं होती है वह हमेशा, मूलकों की जो संयोजकताएं होती है वह हमेशा सरल अनुपात में होता है, सिंपल फॉर्म में होता है। लेकिन यहां देखिए, कैल्शियम की संयोजकता 2 और सल्फेट की भी संयोजकता 2, तो यह सरल अनुपात में नहीं है। मतलब इसको इससे भी सरल अनुपात में लिखा जा सकता है, लाया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सरल अनुपात में लाने के लिए 2 और 2 को देखेंगे कि किस संख्या से यह कटने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि 2 से यह दोनों 2 कट जाएगा, और वैसे भी 2:2 को अगर हम लोग सरल रूप में लिखेंगे तो काट करके यह 1:1 होता है, इसको 1:1 के रूप में लाया जा सकता है। उसी तरह से यहां जो कैल्शियम की संयोजकता 2 और सल्फेट की संयोजकता 2, इसको सरल रूप में अगर लिखेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा। और इस तरह से अब इसकी अदला बदली करेंगे, तो ये सल्फेट का जो 1 है वह कैल्शियम के पास आ गया, और कैल्शियम का जो 1 है वह सल्फेट के पास आ गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम में भी 1 और सल्फेट में भी 1, चूंकि 1 को गुना के रूप में नहीं लिखते हैं, इसलिए हम लोग यहां लिख देंगे CaSO4। और देखिए, यही है कैल्शियम सल्फेट का सूत्र, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो गया। तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग होंगे जो आज मूलकों के द्वारा रासायनिक यौगिकों के अनुसूत्र को लिखने के लिए सीखे होंगे। अब एक और कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं एक और उदाहरण ले लेता हूं। नंबर 4 पर हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक यौगिक है, इसको लिखने जा रहे हैं। तो एल्यूमिनियम के बारे में आप जानते हैं, यह धन मूलक है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है और इसकी संयोजकता 3 होती है, 3 होती है। और फिर ऑक्साइड एक ऋण मूलक है, इसका संकेत O होता है और इसकी संयोजकता 2 होती है। दूसरे चरण में क्या होगा कि दोनों जो धन मूलक और ऋण मूलक है इसके बीच संयोजकताओं की अदला बदली होगी। तो एल्यूमिनियम Al और ऑक्साइड O, ऑक्साइड का जो 2 है वह आ गया एल्यूमिनियम के पास, और एल्यूमिनियम का जो 3 है वह चला गया ऑक्साइड के पास। तो इस तरह से दोनों मूलकों के बीच संयोजकताओं की अदला बदली हो जाती है, और तब इसके द्वारा जो एक नया यौगिक हम लोगों को प्राप्त होता है वह होता है Al2O3। तो इस प्रकार से Al2O3 जो है यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। तो मुझे अब उम्मीद है कि आप में से बहुत लोग, लगभग अब सभी लोग मूलकों के द्वारा रासायनिक यौगिकों का अनुसूत्र लिखना सीख गए होंगे, और हम उम्मीद रखेंगे कि आप अपने घर में इस प्रकार से कुछ यौगिक लेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके उन यौगिकों का अनुसूत्र लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, हमेशा आपको याद रखना है कि जैसे ही रासायनिक यौगिकों का आप अनुसूत्र लिखते हैं तो उसके लिए आपको मूलक याद होने चाहिए। तो आप, अगर किसी ने मूलक अभी तक याद नहीं किया होगा तो आप निश्चित रूप से मूलकों के नाम, उनके संकेत और उनकी संयोजकताओं को गौर से, ध्यान से याद कर लेंगे, उसके बाद ही इसको समझ पाएंगे। केवल एक जो छोटी सी समस्या इसमें आएगी कि अगर याद रखना है कि किसी मूलक में 2 तत्व पहले से मौजूद रहेगा तो उसके संकेत को पहले छोटी कोष्ठ से घेर लेना है और तब उसके बाद उसकी संयोजकता लिखनी है। और अभी भी कुछ लोगों को अगर दिक्कत है तो मैं एक उदाहरण से और इसको क्लियर करता हूं। यहां एक और उदाहरण लिख रहा हूं। नंबर 5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक यौगिक है, और इसको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखा जाएगा। तो आप फिर वही बात है कि कैल्शियम धन मूलक है और हाइड्रोक्साइड जो है वह ऋण मूलक है। तो यहां हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखने के लिए फिर दोनों मूलकों के संकेत और संयोजकताओं को लिखते हैं। तो आप देखिए, कैल्शियम का संकेत Ca, संयोजकता 2, हाइड्रोक्साइड का संकेत OH, संयोजकता 1। अब देखिए, हाइड्रोक्साइड में 2 तत्व था, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन, इसलिए इसको पहले छोटी कोष्ठ में घेर लिए। तो जिस किसी भी मूलक में 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे तो उसके संकेत को, उसके सिंबल को पहले आप छोटी कोष्ठ से घेर देंगे, और तब कोष्ठ के बाहर में दाहिने तरफ उसके संयोजकता को लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि यह जो 1 है यहां गुना के रूप में, यह एक O में भी गुना है और यह एक H में भी गुना है, इसलिए पूरे संकेत को पहले छोटी कोष्ठ में घेरेंगे, उसके बाद संयोजकता को लिखेंगे। अब जब हम लोग दूसरे स्टेप में फिर आदान प्रदान होगा तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, तो ये हाइड्रोक्साइड का जो 1 है वह आ जाएगा कैल्शियम के पास, और कैल्शियम का जो 2 है वह चला जाएगा हाइड्रोक्साइड के पास।
इस तरह से कैल्शियम Ca1 हाइड्रोक्साइड में 2 हो गया। इसी को जब हम लोग आगे बढ़ा के लिखेंगे फाइनल, तो ये CaOH का होल 2 हो जाएगा। CaOH का होल 2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया। इसका मतलब ये जो 2 है, इस 2 से इस O में भी गुना है और 2 से इस H में भी गुना है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो मूलकों के संयोजकताओं के बीच अदला बदली हुई है, तो उसमें Ca के पास हाइड्रोक्साइड का 1 चला गया और OH के पास कैल्शियम का 2 आ गया। इस तरह से हम लोगों को जो अनुसूत्र प्राप्त हुआ वह है CaOH का होल 2। इसको गौर से सुनेंगे आप, CaOH का होल 2 मतलब OH में 2 से गुना है। तो अब मुझे उम्मीद है कि जो भी कंफ्यूजन थे शायद वो दूर हो गया होगा और आप अपने घर में अपने पाठ्य पुस्तक से कुछ यौगिकों के अनुसूत्र को लिखने का प्रयास करेंगे। और मुझे एकदम पूर्णतः उम्मीद है कि जो लोग मूलक को ध्यान से याद किए होंगे और आज की बातों को समझे होंगे, तो उन्हें आसानी से सूत्र लिखने हो जाएगा। आप घर में कुछ सूत्रों का प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद भी अगर किसी ऐसे यौगिक का सूत्र लिखने में आपको परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। बस इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।